अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। रीटा अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी बजी तो रीटा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रीटा ने खुश्क लहजे में कहा। जॉनसन बोल रहा हूँ मैडम। मैंने पाकिस्तानी एजेंट और इसके साथियों का पता लगा लिया है। दूसरी तरफ से इसके नंबर 2 जॉनसन की इंतहाई पुरजोश आवाज सुनाई दी। रीटा जोलिन ये खबर सुनते ही बेख्तियार कुर्सी से उछल पड़ी। क्या मतलब? क्या वो अभी तक जिंदा है? किस तरह? कहाँ है वो? जल्दी बताओ, रीटा ने हलक के बल चीखते हुए पूछा। मैडम, मैंने एक टीबी मरकज के एम्बुलेंस ड्राइवर का खोज लगाया है। ये टीबी मरकज रोम्बो के इलाके में ही है। ये टोरंटो का करीब तरीन कस्बा है। बहरहाल ड्राइवर ने मुझे बताया है कि इसने 5 शदीद जख्मी और एक कदरे कम जख्मी अफराद को रोम्बो के टीबी मरकज से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया था। ओह, तो ये लोग वहाँ छुपे हुए हैं, इसलिए पूरे शहर में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ठीक है, तुम ऐसा करो कि ग्रुप लेकर जाओ। वो लोग ज्यादा देर छुप नहीं सकेंगे, रीटा ने जवाब दिया। ओके ठीक है, मैंने इसलिए तुम्हें तलब किया था ताकि सही सूरत हाल मालूम कर सकूं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन्हें जिंदा या मुर्दा हालत में तलाश करो। अगर तुम कामयाब हो गई तो मेरा वादा है कि तुम्हें डार्क स्काई का चीफ बना दूंगा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा तो रीटा जोलिन का चेहरा फरत मुसर्रत से खिल उठा। शुक्रिया जनाब, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज होगा, आप बेफिक्र रहें। बहुत जल्द पाकिस्तानी एजेंट को ढूंढकर मैं जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश कर दूंगी, रीटा ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। ठीक है, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, अब तुम जा सकती हो, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। रीटा ने उठकर इन्हें सलाम किया और वापस मुड़ गई। चीफ सेक्रेटरी के चेहरे पर अब गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि इन्हें रीटा की जहानत और सलाहियतों पर एतमाद था और इन्हें यकीन था कि रीटा इस मिशन में यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएगी। रीटा चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से निकलकर अपने मखसूस हेडक्वार्टर आ गई। कर्नल रोडस और कर्नल मॉर्गन चूंकि हलाक हो चुके थे, इसलिए अब वो आर्जी तौर पर ब्लैक स्काई एजेंसी की चीफ बना दी गई थी। क्योंकि इसका ग्रुप वहां पहुंच गया था, इसलिए इसने उनसे कहा कि वहां पहुंच जाओ, मैं खुद भी आ रही हूँ। रीटा की कार खासी तेज रफ्तारी थी, इस अस्पताल की तरफ उड़ती चली जा रही थी, जिसके बारे में इसके साथी जॉनसन ने बताया था। ये एक आम सा अस्पताल था जिसका इंचार्ज डॉक्टर विक्टर था। जैसे ही रीटा अस्पताल के बाहर पहुंची, इसका साथी जॉनसन इसके पास आ गया। तुम्हारे साथी कहाँ हैं? रीटा ने पूछा। वो बाहर मौजूद हैं, जॉनसन ने कहा। इन्हें अंदर बुलाओ, रीटा ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद जॉनसन के 20 मुसल्लह साथी इनके पास पहुंच गए तो वो अस्पताल में दाखिल हुए। रीटा के कहने पर जॉनसन ने अस्पताल इंतजामिया को अपने आने की इत्तला न दी थी, इसलिए वहां मौजूद तमाम डॉक्टर और मुलाजिम मुसल्लह अफराद को देखकर हैरान रह गए और फिर इनमें सरासमगी फैल गई। अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर विक्टर को शायद इनके अस्पताल में दाखिल होते ही इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए जब ये इसके दफ्तर के करीब पहुंचे तो बूढ़ा डॉक्टर विक्टर खुद ही दफ्तर से बाहर आ गया। हम सरकारी अफराद हैं, खुफिया सर्विस से हमारा ताल्लुक है और हमें इत्तला मिली है कि यहाँ अस्पताल में कुछ मुजरिम मौजूद हैं। रीटा ने डॉक्टर विक्टर से मुखातिब होकर तमाम बातें कही थी। मुजरिम? और यहाँ ये जेल तो नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मरीज मौजूद हैं या फिर डॉक्टर और नर्स हैं, डॉक्टर विक्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर विक्टर, हमें इत्तला मिली है कि चंद बैनुल-अक़वामी मुजरिम जो शदीद जख्मी भी हैं रैम्बो के तिबी मरकज से एम्बुलेंस के जरिए यहाँ लाए गए हैं, रीटा ने गौर से डॉक्टर विक्टर को देखते हुए कहा। रैम्बो का तिबी मरकज तो हमारे अस्पताल के साथ मुंसलिक है, इसलिए वहाँ से मरीज तो आते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इसी इलाके के मरीज ही आते हैं। वैसे आप हजरात बेशक मरीजों को चेक कर लें, डॉक्टर विक्टर ने कदर नाखुशगवार लहजे में जवाब देते हुए कहा। फिर रीटा और इसके साथियों ने अस्पताल के तकरीबन तमाम वार्ड्स, खसूसी कमरे, हत्ता के डॉक्टर्स और नर्सों के प्राइवेट रूम भी चेक कर लिए। जिस मरीज पर इन्हें शक पड़ता रीटा का नंबर से मरीज चेक करता, लेकिन 1 घंटे की मुसलसल और सख्त चेकिंग के बावजूद पाकिस्तानी एजेंट्स का कोई सुराग ना लग सका। रीटा बड़े तंजिया अंदाज में जॉनसन की तरफ देखने लगी। ये लोग लाजमन यहाँ होंगे, हो सकता है यहाँ खुफिया कमरे या तहखाने हों, जॉनसन ने होंठ चबाते हुए कहा। रीटा इसकी बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ी। इसने एक बार फिर पूरे अस्पताल का राउंड लगाया। वो तहखानों का जायजा लेना चाहती थी, लेकिन कहीं भी इसे फन तामीर के लिहाज से इसके आसार नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इतना वो भी जानती थी कि अस्पताल का डिज़ाइन खसूसी तौर पर इस किस्म का होता है कि वहाँ तहखानों को आसानी से इस तरह छुपाया जा सके कि फ़न तामीर के लिहाज से इन्हें चेक न किया जा सके। आपकी तसल्ली हो गई मैडम? डॉक्टर विक्टर ने इस बार कदर नाखुशगवार लहजे में कहा। आपके ताउन का शुक्रिया, क्या हम आपके दफ्तर में बैठकर एक कप चाय पी सकते हैं? रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ज़रूर मैडम, ये तो मेरे लिए एजाज़ होगा, तशरीफ लाएं, डॉक्टर विक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। रीटा अपने साथियों समेत डॉक्टर विक्टर के खासे बड़े दफ्तर में पहुंच गई। इसकी पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें फैली हुई थी। डॉक्टर, आप कब से इस अस्पताल में हैं? रीटा ने पूछा। गुज़िश्ता 10 सालों से, डॉक्टर ने जवाब दिया। फिर यह अस्पताल कब कायम हुआ? रीटा ने पूछा।
मैंने खुद इसे तामीर कराया है, डॉक्टर ने जवाब दिया। अब आप सच बता दें कि वो मुजरिम कहाँ है, रीटा ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने मशीन पिस्टल निकाल कर इसका रुख डॉक्टर की तरफ कर दिया। क्या मतलब, ये आप क्या कह रही हैं? ये रिवॉल्वर, आप जानते हैं कि मेरी इज्जत तो चीफ सेक्रेटरी भी करते हैं। मैं इनका ज़ाती मौलिज हूँ, डॉक्टर विक्टर ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। आपके अस्पताल में जितने भी मरीज हैं वो सब मुसलमान हैं। क्या आप सिर्फ मुसलमानों का ही इलाज करते हैं? क्या आपको मुसलमानों से खास लगाव है? रीटा ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा तो डॉक्टर विक्टर का रंग बदल गया। ये झूठ है, यहाँ जो भी मरीज आता है इसका इलाज किया जाता है, चाहे वो यहूदी हो, मुसलमान हो या किसी भी मसलक से इनका ताल्लुक हो, डॉक्टर ने कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके बोलने के अंदाज और लहजे से कंफर्म कर रही हूँ कि आपने यहाँ अस्पताल में यकीनन कोई तहखाना या ऐसे कमरे बना रखे हैं जहां आपने मुजरिमों को छुपाया है और आप लाजमी पहले भी अंडरवर्ल्ड के अफराद और मुजरिमों को यहाँ पनाह देते रहे हैं। आप शराफत से बता दें वरना मेरी उंगलियां टेढ़ी भी हो सकती हैं, रीटा ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। आप गलत कर रही हैं, मैं क्रीमिया का मोजिज शहरी हूँ, डॉक्टर ने होंठ चबाते हुए कहा। आप उठकर दीवार के साथ खड़े हो जाएं और सुने, अब मुझे आप पर सिर्फ शक है। अगर मेरा शक गलत साबित हुआ तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन अगर आपने ताउन ना किया या कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो फिर नतीजे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। रीटा ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा और डॉक्टर विक्टर होंठ खींचकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा बंद कर दो जॉनसन, रीटा ने दरवाजे के करीब बैठे हुए जॉनसन से कहा और जॉनसन ने उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और बाकायदा कुंडी लगा दी। डॉक्टर विक्टर खामोशी से मेज के पीछे से निकलकर एक साइड पर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। जेम्स, डॉक्टर विक्टर की तलाशी लो। जॉनसन, तुम इस दफ्तर की भरपूर तलाशी लो। अगर वो मुजरिम यहाँ किसी जगह छुपे हुए हैं तो लाजमी डॉक्टर विक्टर का इनसे ताल्लुक होगा और इमरजेंसी में इतला देने के लिए इन्होंने कोई ऐसा इंतजाम कर रखा होगा, रीटा ने कहा। वो दोनों उठकर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। डॉक्टर विक्टर की भरपूर अंदाज में तलाशी ली गई लेकिन कोई मशकूक चीज बरामद न हुई। हाँ, अब बोलो डॉक्टर विक्टर, कहाँ है ये मुजरिम? रीटा ने इंतहाई तल्ख लहजे में डॉक्टर विक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर विक्टर ने होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ उछलकर कालीन पर जा गिरा। रीटा का हाथ तेजी से घूमा था और इसका भरपूर थप्पड़ डॉक्टर विक्टर के चेहरे पर पड़ा था। बताओ वरना एक एक बोटी अलहदा कर दूंगी, रीटा ने झुककर डॉक्टर विक्टर के बाल मुट्ठी में जकड़े और इन्हें एक जोरदार झटका देते हुए घुराकर कहा। डॉक्टर विक्टर एक बार फिर चीखने लगा। जितना चाहो चीखो, लेकिन तुम्हें हर हाल में बताना पड़ेगा, रीटा ने यकलक इसका सर पूरी कोस से साइड दीवार पर मारते हुए कहा। फिर तो जैसे रीटा और डॉक्टर विक्टर दोनों पर दौरा सा पड़ गया हो। रीटा मुसलसल बालों को झटका देकर इसका सर दीवार पर मारती जा रही थी और डॉक्टर विक्टर मुसलसल हदियाने अंदाज में चीखता जा रहा था। बोलो वरना, रीटा ने इस बार डॉक्टर विक्टर के नथनों में उंगलियां घुसेड़ते हुए कहा और जमीन पर पड़ा हुआ डॉक्टर विक्टर का जिस्म मुर्गे बिस्मल की तरह भड़कने लगा। बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, डॉक्टर विक्टर ने भीचे भीचे लहजे में कहा। इसकी हालत वाकई बेहद खराब हो गई थी। बताओ, जल्दी बताओ वरना, रीटा ने इसी तरह गुराते हुए कहा। अलबत्ता इसने अपनी उंगलियां बाहर निकालनी थी और शायद बूढ़े डॉक्टर विक्टर के असाब अब मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुके थे, इसलिए इसने वाकई नीचे तहखाने के इस खुफिया रास्ते और वहाँ मौजूद अफराद की तफसील बतानी शुरू कर दी। तो तुम्हारा मतलब है कि नीचे सिर्फ एक आदमी सेहतमंद है? रीटा ने डॉक्टर के लिबास से ही अपनी उंगलियां साफ करके सीधी खड़ी होते हुए कहा। हाँ, मैं दोस्त कह रहा हूँ, डॉक्टर विक्टर ने कराहते हुए कहा। इसकी आवाज़ डूब रही थी और आंखें बंद होती जा रही थी। खौफ की तकलीफ की वजह से वो बेहोश हो रहा था। बाहर से आदमी बुला लो, रीटा ने कहा। रहने दे मैडम, चंद जख्मी अफराद के लिए हम 3 अफराद ही काफ़ी हैं। इस बार तो सिर्फ गोलियां ही चलानी हैं। ब्लैक जीरो जख्मी है, इसलिए तो वैसे भी हरकत नहीं कर सकेगा और जो नजर आएगा गोली से उड़ा दिया जाएगा, जॉनसन ने कहा। तो रीटा ने इस बात में सर हिलाया और फिर दरवाजा खोलकर वो सब यके बाद दीगरे बाहर निकलकर तेजी से इस राहदारी की तरफ दौड़ने लगे जिसके इख्तिताम पर दीवार में ही नीचे जाने का रास्ता मौजूद था। वो तेजी से राहदारी के इख्तिताम तक पहुंचे। इन सब ने हाथों में रिवॉल्वर संभाले हुए थे। इनके चेहरों पर जोश के तासुरात नुमाया थे। रीटा जोलन सबसे आगे थी। इसने दीवार की जड़ में उभरी हुई ईंट पर जोर से बूट की ठोकर मारी थी। दीवार दरमियान से फटकर साइडों में घुस गई। अब नीचे जाती हुई ढलवान साफ दिखाई दे रही थी। वो तेजी से इस ढलवान पर दौड़ते हुए नीचे एक राहदारी में पहुंचे। इस राहदारी में 10 के करीब कमरे थे, लेकिन यहाँ मुकम्मल खामोशी थी। और फिर बड़े चौकन्ने अंदाज में इन्होंने एक एक कमरा चेक कर लिया, लेकिन तमाम कमरे खाली पड़े हुए थे। वहाँ हर किस्म का सामान तो मौजूद था, लेकिन आदमी कोई भी नहीं था। क्या मतलब, कहाँ चले गए हैं? क्या कोई और रास्ता भी है? रीटा ने होंठ चबाते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि इस डॉक्टर ने हमें चक्कर दिया है। या तो ये वो हिस्सा नहीं है या फिर यहाँ कोई और खुफिया रास्ता भी है, जॉनसन ने कहा। आओ अब देखो मैं इस डॉक्टर का क्या हश्र करती हूँ, रीटा ने गुराते हुए कहा। एक बार फिर वो वापस दौड़ पड़ी। दीवार इनके अक्स में खुद ब खुद बराबर हो चुकी थी। दीवार के पास पहुंचकर रीटा ने इसकी जड़ में बार बार पैर मारे, लेकिन दीवार ना खुली और वहाँ कोई ईंट उभरी हुई नजर भी नहीं आ रही थी। रीटा पागलों के से अंदाज में बार बार ठोकरें मार रही थी, लेकिन मजबूत दीवार इस तरह अपनी जगह पर कायम थी।
इसने इधर उधर भी देखा, साइड की दीवारों पर भी हाथ मारे, लेकिन बेसुध दीवार खुल ही नहीं रही थी। ओह, ये कोई चक्कर चल गया है हमारे साथ, रीटा ने चीखते हुए कहा। इसके साथी भी परेशान नजर आ रहे थे। अब क्या होगा, हम तो बुरी तरह से फंस गए हैं, जॉनसन ने घबराए हुए लहजे में कहा। इसके मैकेनिज्म में कोई खराबी की गई है और लाजमी ये हमें ट्रैप करने के लिए किया गया है। ये दूसरी तरफ से तो ठीक अंदाज में रास्ता खुल गया था, मगर अब रीटा ने पीछे हटकर होंठ चबाते हुए कहा। वो अब गौर से इस दीवार की जड़ को देख रही थी। फिर वो आगे बढ़ी, इसने जमीन के साथ लेट कर और भी ज्यादा गौर से दीवार को देखना शुरू कर दिया। फिर वो यकलक्ष चौंक पड़ी। इसने जल्दी से एक जगह जहां जड़ में एक बारीक सी झर्री नजर आ रही थी अपनी छोटी उंगली डाली और फिर नाखून की मदद से इसने इस जगह को खुरचना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश के बाद एक सिक्का थोड़ा सा बाहर निकल आया। रीटा ने इस सिक्के को चुटकी से पकड़कर एक झटके से खींचा तो हल्की सी खटाक की आवाज के साथ ही इस जगह जरा सा ऊपर एक ईंट कदरे बाहर को निकल आई। रीटा उछलकर खड़ी हो गई। इसने इस उभरी हुई ईंट पर पैर मारा तो इस बार दीवार पहले की तरह दरमियान से फटकर साइडों में गायब हो गए। वो सब दौड़ते हुए डॉक्टर विक्टर के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। दीवार इनके हक में एक बार फिर बराबर हो चुकी थी। साहब, साहब आंखें खोलें साहब। मेरी आंखें खुली तो मेरे कानों में पहली आवाज अफसफदर की पड़ी। खुदा का शुक्र है साहब, आप होश में आ गए, वरना हम सब तो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके थे। सफदर ने इंतहाई खलूस भरे लहजे में कहा तो मैंने गर्दन मोड़ी। मुझे अपने साथ खड़ा हुआ सफदर नजर आ गया, जिसकी आंखों के नीचे गड्ढे से पड़ चुके थे और गालों पर ऐसे निशानात मौजूद थे जैसे वो रोता रहा हो। मेरा पूरा जिस्म पट्टियों में लिपटा हुआ था। मैं एक पलंग पर मौजूद था। मेरे साथ ही 2 स्टैंड मौजूद थे, जिनमें से एक पर खून की बोतल और दूसरे पर ग्लूकोज की बोतल लटकी हुई थी। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और सफ़ेद कोट पहने एक बूढ़ा सा डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। ओह, होश आ गया इन्हें, खुदा का शुक्र है। डॉक्टर के मुंह से भी बेख्तियार निकला और वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। इसने झपटकर मेरी नब्ज पर हाथ रख दिया। आप दोनों ने जिस अंदाज में मेरे होश में आने पर तबसरा किया है, इससे तो यही मालूम होता है कि मैं आलम बाला में जाने से बाल बाल बच गया हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सफदर भी बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि डॉक्टर सिर्फ मुस्कुरा दिया। आपकी बात दुरुस्त है जनाब, आपको 4 रोज बाद होश आया है और कम से कम मैं आपकी तरफ से अब मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था, लेकिन शायद कुदरत को अभी आपकी जिंदगी मकसूद थी कि आपकी वापसी हो गई, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 रोज? मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। जी हाँ साहब, आप वाकई 4 रोज बाद होश में आए हैं। आपको 8 गोलियां लगी थी और इनमें से 2 तो इंतहाई खतरनाक जगह पर लगी थी। बाकी सबको भी गोलियां लगी थी, लेकिन इनकी हालत बेहतर थी। मुझे भी एक गोली छूकर गुजर गई थी। आप सब वहां पड़े हुए थे। मैं आप सबकी हालत देखकर परेशान हो गया था। इत्तेफाक से वहां एक बड़ी जीप गुजरी तो मैंने इसे रोक लिया। फिर मैं जख्मी हालत में ही आप सबको लेकर फौरन करीबी तिबी मरकज में पहुंचा, लेकिन वहां का डॉक्टर सिर्फ खून रोकने की हद तक ही कामयाब हो सका था। मैंने आपके पहले से बताए हुए रोनाल्ड के नंबर पर कॉल की, इसे आपके बारे में बताया। चूंकि नाराक में था, इसलिए इसने इस इलाके के करीबी अस्पताल के एमएस से बात की। इस अस्पताल से एक एम्बुलेंस भेज दी गई। आपको इस एम्बुलेंस में फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस की वजह से रास्ते में चेकिंग नहीं हुई, जहां डॉक्टर विक्टर साहब ने 6 घंटों में मुकम्मल ऑपरेशन करके गोलियां निकाली। इस तरह वक्ती तौर पर आपकी जान बच गई, लेकिन आपको होश नहीं आ रहा था। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि 4 रोज बाद आपको होश आ गया है, सफदर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो बाकी सब भी जख्मी हुए हैं? क्या हाल है इनका? मैंने परेशान होते हुए पूछा। इन्हें भी गोलियां लगी थी, लेकिन ज्यादा कालिज जख्म न थे। इन्हें जल्द होश आ गया था, लेकिन बहरहाल अभी वो बेड पर ही हैं और ये महफूज तरीन जगह है, सफदर ने जवाब दिया। आप ज़्यादा बातें ना करें जनाब, अभी आपको आराम की ज़रूरत है, वरना जहन पर दोबारा दबाव डालने पर मामला ख़राब हो सकता है, डॉक्टर ने इस बार कदर सख्त लहजे में कहा। मैंने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे भी इतनी देर में जहन पर दबाव सा महसूस होने लग गया था। कुछ देर बाद मुझे वाकई नींद आ गई, क्योंकि फिर जब मेरी आंखें खुली तो कमरे में सफदर के अलावा जूली और कैप्टन शकील भी मौजूद थे। ओह, मुझे शायद नींद आ गई थी, मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। नई जिंदगी मुबारक हो तुम्हें, जूली ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया। बाहर की क्या पोजीशन है? हमारी लाशें ना मिलने पर डॉग स्काई की तरफ से हमें पूरे दारुल हुकूमत में सरगर्मी से तलाश किया जा रहा होगा, मैंने पूछा। जी हाँ, रोनाल्ड इसलिए यहाँ नहीं आया। शहर में इंतहाई सख्त चेकिंग की जा रही है। वैसे इन्होंने तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल को भी अच्छी तरह चेक किया है, लेकिन वो अभी तक इस अस्पताल तक नहीं पहुँच सके। और वैसे इनके जहन में भी नहीं होगा कि एक आम से अस्पताल के नीचे ये खुफिया अस्पताल भी हो सकता है, जूली ने मुस्कुराते हुए कहा। खुफिया अस्पताल? मैंने चौंक कर कहा। जी हाँ, जिस जगह हम मौजूद हैं इसके ऊपर एक सरकारी अस्पताल है और डॉक्टर विक्टर साहब इस अस्पताल के मेन सर्जन और इंचार्ज हैं, लेकिन ये मुसलमानों के अहम तरीन आदमी हैं, इसलिए यहाँ अंडरग्राउंड इंतहाई खुफिया तौर पर छोटा सा मुकम्मल अस्पताल बनाया गया है, जहाँ मुसलमानों का खास तौर पर इलाज होता है। इसकी वजह यह है कि टोरंटो का सारा इलाका यहूदियों से भरा हुआ है, जो इसराइल की तरह हर मुसलमान से नफरत करते हैं और इन्हें हमेशा परेशान और तकलीफ में मुब्तला रखना चाहते हैं।
इनका किसी अस्पताल में आसानी से इलाज नहीं होने देते, इसलिए डॉक्टर विक्टर ने ऐसे मुसलमानों के लिए यहाँ खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं ताकि इन्हें फसादी यहूदियों से बचाया जा सके। सफदर ने तफसील बताते हुए कहा, अगर तुमने मुझे इस डॉक्टर शेफर्ड का पता बता दिया होता तो मैं सफदर के साथ जाकर इससे फार्मूला हासिल कर चुकी होती, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका और अब 4 रोज गुजर गए हैं। डॉक्टर शेफर्ड फार्मूला लेबॉर्ट्री में ले गया होगा, उसने न सिर्फ फिल्म का प्रिंट निकाल लिया होगा बल्कि इसकी कॉपियां भी कर ली होंगी। जूलियन ने अफसोस भरे लहजे में कहा तो मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। इसी लम्हे दरवाजा खुला और एक नौजवान डॉक्टर इंतहाई परेशानी के आलम में अंदर दाखिल हुआ। ऊपर अस्पताल में इंतहाई सख्त चेकिंग की जा रही है। डॉक्टर विक्टर का ख्याल है कि किसी ने आप लोगों की मुखबरी कर दी है। मैंने इनके हुक्म पर लिंक रास्ता तो बंद कर दिया है, लेकिन आप सब मोहतात रहें, मामला बेहद खतरनाक लगता है। नौजवान डॉक्टर ने इंतहाई परेशान लहजे में कहा। ओह, इस वक्त यहाँ कितने अफराद हैं? मैंने भी परेशान होते हुए कहा। आप हजरात के अलावा और कोई नहीं है और यहाँ से निकलने का भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर विक्टर ने खुफिया टेलीफोन पर मुझे इतला दी है। मैं इनकी अदम मौजूदगी में यहाँ का इंचार्ज हूँ, डॉक्टर ने कहा। आए मेरे साथ, सफदर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मेरे साथी भी उठ खड़े हुए। फिर वो नौजवान डॉक्टर मुझ समेत कमरे से बाहर निकल गया। आए मेरे साथ, सफदर ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो इसके साथी भी उठ खड़े हुए। तो वो नौजवान डॉक्टर तमाम साथियों समेत कमरे से बाहर निकल गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे चेहरे पर इस वक्त शदीद उलझन के तासुरात नुमाया थे, लेकिन जिस्मानी हालत ने वाकई मुझे बुरी तरह से बेबस करके रख दिया था। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आ गए। इनके चेहरों पर परेशानी अय्यां थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। ऊपर रीटा मुसल्ला अफराद के साथ मौजूद है और इसलिए डॉक्टर विक्टर पर शक हो गया है। अब हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। डॉक्टर विक्टर बूढ़े आदमी हैं, वो ज़्यादा देर रीटा के सामने खामोश नहीं रह सकेंगे, सफदर ने कहा। लेकिन कहाँ और किस तरह जाएं? मुझ समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हैं, जूलिया ने घबराए हुए अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में हमें यहाँ से निकलकर ऊपर मुंतकिल हो जाना चाहिए। यहाँ डॉक्टरों की कोट मौजूद हैं, वो हम पहन लेते हैं। रिवॉल्विंग स्ट्रेचरों पर जख्मियों को डालकर यहाँ से निकल जाते हैं। ऊपर वो अस्पताल को चेक कर चुके हैं, इसलिए अब वो दोबारा इसे चेक नहीं करेंगे। इस दौरान हम कोई तजवीज़ सोच लेंगे, सफदर ने कहा। इसी लम्हे नौजवान डॉक्टर दौड़ता हुआ आया। इसने बताया कि रीटा जूलियन डॉक्टर विक्टर पर तशद्दुद कर रही है। वो जल्दी करो, निकलो, वरना यहाँ बाकी चूहों की तरह मारे जाएंगे, मैंने कहा। मुझे, सालिया और तनवीर को इन्होंने फौरी तौर पर रिवॉल्विंग स्ट्रेचरों पर मुंतकिल किया। नौजवान डॉक्टर ने हमें सफ़ेद कोट और डॉक्टर वाली टोपियां ला दी और चंद लम्हों बाद हम स्ट्रेचर धकेलते हुए खुफिया रास्ते तक पहुंच गए। खुफिया रास्ते से निकलकर हम स्ट्रेचर धकेलते हुए इस दीवार की तरफ पहुंचे। चंद लम्हों बाद दीवार खटाक से हमारे आंख में बराबर हो गई। शायद इसका बाकायदा बंद होने का टाइम एडजस्ट किया गया था। एक राहदारी क्रॉस करके हम एक जनरल वार्ड में पहुंच गए। जनरल वार्ड में मरीजों के दरमियान स्ट्रेचर तेजी से चलाते हुए हम एक और प्राइवेट वार्ड की तरफ बढ़ गए। इस वार्ड में जाने के लिए हमें इस नौजवान डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि वो यहाँ का इंचार्ज था। सफदर इस प्राइवेट वार्ड में स्ट्रेचर छोड़कर तेजी से वार्ड के दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। इसने इस खुले दरवाजे के बाहर एक एम्बुलेंस की झलक देखी थी। बाहर निकलते ही वो एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा। एम्बुलेंस खाली खड़ी थी। इसका ड्राइवर शायद अंदर ड्यूटी रूम में था। कानून के मुताबिक चाबी इग्निशन में मौजूद थी। सफदर ने एक लम्हे में सारी प्लानिंग बनाई। फिर वो दौड़ता हुआ वापस अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। इसने जब अपनी प्लानिंग मुझे और दूसरे साथियों को बताई तो सबकी आंखों में चमक आ गई। ओह वेरी गुड, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, यही सूरत ठीक है, मैंने कहा। फिर वो स्ट्रेचर चलाते बल्कि एक लिहाज से दौड़ाते हुए एम्बुलेंस वाले गेट के पास पहुंच गए। जूलिया ने दौड़कर एम्बुलेंस का अक्पी दरवाजा खोला। फिर सफदर, कैप्टन शकील और जूलिया ने मिलकर स्ट्रेचरों को बड़ी एम्बुलेंस के अंदर पहुंचा दिया। रिवॉल्विंग स्ट्रेचर बनाए ही इसी टेक्निक से जाते हैं कि वो आसानी से एम्बुलेंस के अंदर चले जाएं। एम्बुलेंस में 4 स्ट्रेचरों की गुंजाइश थी, इसलिए 3 स्ट्रेचर आसानी से इसके अंदर आ गए। फिर कैप्टन शकील तो स्ट्रेचरों के साथ अंदर रह गया, जबकि सफदर और जूलिया फ्रंट पर बैठ गए। ड्राइविंग सीट सफदर ने संभाली। दूसरे लम्हे एम्बुलेंस स्टार्ट होकर तेजी से घूमी और तीर की तरह सड़क की तरफ बढ़ गई। सफदर इसे पूरी रफ्तार से दौड़ाए चला जा रहा था। जैसे जैसे एम्बुलेंस अस्पताल से दूर होती जा रही थी, मुझ समेत सब साथियों के चेहरों पर छाया हुआ तनाव कम होता जा रहा था। रीटा और इसके साथी पागलों के अंदाज में दौड़ते हुए ऊपर अस्पताल में पहुंचे, लेकिन वहां कोई भी खिलाफ मामूल सरगर्मी नजर नहीं आ रही थी। वो सीधे डॉक्टर विक्टर के दफ्तर में पहुंचे तो वहां डॉक्टर विक्टर मौजूद न था और दफ्तर खाली पड़ा था। कहाँ है ये विक्टर? रीटा ने मुड़कर दफ्तर से बाहर मौजूद एक मुलाजिम से सख्त लहजे में पूछा। डॉक्टर साहब को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया है मैडम, वो यहाँ अंदर बेहोश पड़े थे, मुलाजिम ने हकलाते हुए कहा। तुम सब पूरे अस्पताल में फैल जाओ, एक एक मरीज का चेहरा चेक करो, वो लाजमी यहीं छुपे हुए होंगे, वो यहाँ से किसी सूरत बाहर नहीं जा सकते, मैं विक्टर से बात करती हूँ। रीटा जूलियन ने अपने साथियों से कहा और खुद तेजी से इस मुलाजिम को साथ लेकर इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गई।